नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है सामुदायिक विचार में प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट है अर्थात होम साइंस है, तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम सामुदायिक विचार में प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं है नाम या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो पेपर नंबर 3 के बारे में, पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 1 के बारे में जरूर पता कर लेना कि इनका नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब आप वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त से पेपर देने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है। अभी जाएंगे तो प्रश्न पत्र को देखेंगे, चीर फाड़ डालेंगे, मतलब वैसे वाला चीरना फाड़ना नहीं है, मतलब लिख उख के बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी? क्योंकि वहाँ पर मेरा बताया हुआ एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बार बार बोल रहे थे कि भैया सिलेबस मिला लेना। आपने सिलेबस मिलाया नहीं, आपके पेपर नंबर 2 का नाम वहाँ पे कुछ दूसरा है, तो कहाँ से यहाँ से एक भी प्रश्न आएगा? तो आपको सिलेबस जरूर मिला लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको एकदम से रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं लगातार परीक्षाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्न हो सकते थे मैं वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि समुदाय का अर्थ बताइए। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि पेपर के नाम से ही संबंधित है समुदाय, तो समुदाय का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, समुदाय कहलाता है। समझ रहे हो ना कि मतलब कहीं पे भी कुछ व्यक्ति रह रहे हो, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, मतलब एक समूह ऐसा हो व्यक्तियों का जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती हो, मतलब कि उनके पास ये हो कि हम साथ में रहें। ठीक है, उनके अंदर ये हो, ये भावना ना हो कि भाई ये कहाँ से आ गए, बगल में रहने लगे, ये मिट जाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो इस सब टाइप की नहीं, मतलब रहने की भावना हो कि हाँ ये भी अपने हैं, ये भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग, मतलब एक दूसरे का की सहायता लेकर के जो उनको अधिकार हो उसका प्रयोग आराम से वो कर सकें, उसी को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे बोगार्ट्स महोदय ने बताया है। क्या बताया है? वो बताते हैं कि समुदाय एक सामाजिक समूह है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक सामाजिक समूह है। समझ रहे हो ना? सोशल ग्रुप कह सकते हैं। सामुदायिक समूह सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भावना का मतलब यहाँ पे इमोशन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे बताते हैं जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? कुछ भावना की मात्रा होनी चाहिए, मतलब कुछ इमोशंस हों एक दूसरे के प्रति, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो, मतलब उनका जो क्षेत्र हो, जो क्राइटेरिया हो, या आप कह सकते हैं जिस जगह पे वो रह रहे हो उसका भी निश्चित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि रह रहे हैं कम से कम 5,000 किलोमीटर में, ऐसा नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र में इतने तक माना जाता है, तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति रह रहे हो और उनके अंदर कुछ जो है भावनात्मक संबंध होने चाहिए, इमोशनल आप कह सकते हैं अटैचमेंट होनी चाहिए। तो वही आपका क्या कहलाता है? वही समुदाय कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं? बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नीम कॉफ महोदय के अनुसार। तो उन्होंने बताया है कि समुदाय किसी समिति क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। मतलब बताते हैं कौन? निम्नकॉफ महोदय बताते हैं कि जो समुदाय है वो कोई समिति क्षेत्र होना चाहिए जिसके भीतर सामाजिक जीवन, मतलब सोशल लाइफ जो होती है, सोशल लाइफ का संपूर्ण संगठन है। मतलब बता रहे हैं कि उसमें लोग आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे के सहायता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आपका क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके निम्नकॉफ महोदय जी बताते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका समुदाय वाला क्वेश्चन पहला नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सामुदायिक विकास का अर्थ बताइए। क्या होता है सामुदायिक विकास का अर्थ? आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामुदायिक विकास जो है वो सामाजिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। मतलब सामाजिक क्रिया मतलब आप समझ ना, जो सोशल वर्क होता है उसी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम होता है। क्या आपका? सामुदायिक विकास। ठीक है, आगे लिखते हैं जहाँ समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। जो समुदाय के सदस्य क्या होते हैं? वो खुद ग्रोथ कर सकें, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो अपना ग्रोथ कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, उसके लिए वो क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? योजनाएं बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यान्वयन के लिए प्रथम संगठित होते हैं। मतलब कह रहे हैं, और उन्हें चूंकि योजना बनाना तो आसान है, कोई भी बैठ के एक योजना बनाई जा सकती है, 4 लोग बैठो कोनो एक योजना बना लो कि भैया ये करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले सभी लोग संगठित मतलब इकट्ठा होते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान कर उसका निदान ढूंढते हैं। मतलब उनकी जो नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन दोनों को क्या करते हैं, पहले पहचानते हैं कि समस्याएं हमारी क्या हैं या हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको पहले पहचानते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त उसका सॉल्यूशन, निदान ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते कि उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो दूसरे का इंतजार करें कि फलाने भैया आएंगे तो हमारा प्रॉब्लम, हमारी समस्या को दूर करेंगे। वो किसी के सहारे नहीं बैठते हैं, जो उनको प्रॉब्लम हुई खुद बैठेंगे, अपना एक ग्रुप में इकट्ठे होकर के कुछ बातचीत करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे लिखते हैं कि आवश्यक होने पर सरकार से प्राप्त सेवाओं तथा सुविधाओं का भी प्रयोग करते हैं। मतलब बताते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता है और अगर सरकार के द्वारा कोई सेवा दी जा रही है, प्राप्त करवाई जा रही, कोई सुविधा दी जा रही है, तो उसका भी ये अपना क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, सामुदायिक विकास में। यही आपका सामुदायिक विकास कहलाता है। तो आई होप आप सामुदायिक विकास से भी जो है अच्छा खासा परिचय कर चुके होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, सामुदायिक विकास अगर समझ में आ गया है तो बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि आदिवासी समुदाय का अर्थ बताइए। आदिवासी समुदाय क्या है उसके बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे सामान्यतया आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र में उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। मतलब बताते हैं कि आदिवासी शब्द का हम प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र हो, कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्षेत्र में कुछ लोग जो निवास कर रहे हैं, उन लोगों में जिनका सबसे पुराना उस क्षेत्र से, भौगोलिक क्षेत्र से मतलब जिस भूमि पर रह रहे हैं उस भूमि से जुड़ा हुआ सबसे ज़्यादा पुराना जिनका क्या रहा हो मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास रहा हो। ठीक है, उनका भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध किसका उस क्षेत्र से रहा है, ये पहले ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आके यहाँ पे बसे हों, अगर आप शहर में रह रहे हो तो, चूंकि आप वहाँ से संबंधित नहीं थे या किसी गांव में। लेकिन कहीं पे देखिए तो कुछ लोग झोपड़ टप्पी टाइप के बना के रह रहे हैं और वो बहुत पहले से रह रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हम लोगों के रहने के पहले से भी वहीं पर रह रहे हों और अपना वो, तो उन्हीं को हम आदिवासी का नाम दे देते हैं, चूँकि वो उस जगह से हम लोगों से पहले भी क्या रहते हैं, परिचित रहते हैं और उनसे जो है संबंधित रहते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो आदि और दूसरा वासी। आदि का अर्थ मेरे प्यारे दोस्त होता है आरंभ और वासी का मतलब होता है रहने वाला। अर्थात आदिवासी, आदिवासी का अर्थ निकाले तो ये होता है मूल निवासी, उस स्थान के मूल निवासी जो शुरू से लेकर के क्या रह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर रह रहे हों। भारत में आदिवासी को जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत में आदिवासी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है जनजाति। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त, जनजाति शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। तो आप यहाँ पे आदिवासी को भी बता सकते हैं। इसमें एक आध परिभाषा भी आप दे सकते हैं। कौन, आपके यहाँ पे डॉक्टर गोविंद गोरे जी ने लिखा है। क्या लिखा है, चाहे ये काले ही रहे हों मजाक कर रहे हैं, ठीक है। गोविंद गोरे जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि भौगोलिक दृष्टि से दूसरों से सदा दूर, अर्थात गिरी कंदरों में रहने के कारण जंगल में रहने वाला, प्रकृति के सहवास में पलकर बड़ा हुआ समुदाय आदिवासी समुदाय कहलाता है। बताते क्या है कि जो भौगोलिक दृष्टि से देखें, मतलब जमीनी स्तर पे देखें, इस तरीके से कह सकते हैं, तो दूसरों से सदा दूर, मतलब जहाँ पे दूसरे लोग रह रहे हैं उनसे थोड़ी दूरी पर, गिरी माने जिसे हम पर्वत कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पहाड़ कहते हैं। गिरी कंदरों में रहने वाला, पर्वत पहाड़ों में रहने वाला मेरे प्यारे दोस्त, रहने के कारण जंगल में रहने वाला, मतलब पर्वत वगैरह में रहने वाला, वहाँ पे जंगल में भी रहते हैं। प्रकृति के सहवास में पलकर बड़ा हुआ, मतलब कह रहे हैं कि वो अपने आप को प्रकृति के हवाले छोड़े रहते हैं। उन्हें किसी भी
आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल। जैसे हम लोगों को यहाँ पर पंखा लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, उनके लिए वो प्रकृति ही एसी, कूलर, पंखा सब कुछ होती है। तो वही बताते हैं कि सहवास में उनके पलकर बड़ा हुआ समुदाय ही क्या कहलाता है, आदिवासी समुदाय कहलाता है। तो आप आदिवासी समुदाय के बारे में भी मेरे प्यारे दोस्त आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका आदिवासी वाला भी प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो कह रहा है कि भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के नाम लिखिए। मतलब कुछ अगर आपको याद हो यहाँ पर, तो भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के नाम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि भारत में कुछ आदिवासी समुदाय निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आपका मुंडा आ जाता है, दूसरा पटलिया आ जाता है, तीसरा भील, गोंड, ठीक है, कोल, लोहार, ठीक है, उसके बाद सांभर, भिलाला, ठीक है, उसके बाद धानका, फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त टंकार, मीरा, हो, खरिया, कुमड़ी, सॉरी कुड़मी, कुड़मी, कुड़मी जिनको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, बोडो, कोली, फनात, सहरिया, ठीक है, उसके बाद महतो, उरांव, प्रधान, ठीक है, उसके बाद बिरहोर, पारथी इत्यादि जनजाति आती हैं। मतलब बता रहे इतने जनजातियों का नाम यहाँ पे बताया गया। एक का भी नाम आपको याद करना यहाँ पे हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अगर आप भूगोल पढ़ते तो आपको ये जो है अभी कौन सा है वो अरे नाम ही नहीं याद आ रहा है, खासी गारो जयंतिया, उन लोगों का नाम भूल गए या आदि लगा दिए ना। बहुत सारी जनजातियां हैं जिनका नाम यहाँ पर ये नहीं लिखे हैं। तो बहुत सारी जनजातियां होती हैं, तो इनमें से कुछ यहाँ पर बताई गई जिनका नाम आपको याद कर लेना, रट लेना है, ठीक है। इनको याद ही कर लेना है। हो सकता है प्रश्न पूछ ले तो आपके पास कम से कम जवाब तो होना चाहिए, ठीक है। 5वें नंबर प्रश्न के बारे में पूछें तो पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप लिखेंगे कि गोंड जो है ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है। 12 मिलियन का समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है। और 12 मिलियन की बात करें तो 12 में मल्टीप्लाई कर दो, 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं किसमें रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो वो भारत में गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग इसमें हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं, उस एरिया में ज़्यादा ये लोग रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आपकी जनजाति है कौन सी? गोंड जनजाति, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है गोंड जनजाति के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन से नंबर प्रश्न के बारे में। तो लगभग आपका 7 प्रश्न हो गया है। 8वें प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो आपसे पूछ रहा है कि नगरीय समुदाय क्या है, आपको बताना है। नगरीय समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि नगरीय समुदाय का आशय उस समुदाय से है मेरे प्यारे दोस्त जहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय से अधिक होती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि नगरीय समुदाय हम उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? उस समुदाय को कहते हैं जहाँ की जनसंख्या क्या हो? अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय से अधिक होती हो। ग्रामीण में मतलब गांव में जितने लोग रह रहे हैं एक समुदाय के बीच में, उनसे अगर ज़्यादा जनसंख्या के लोग हों मेरे प्यारे दोस्त, एक औसत मान करके चला जाता है, उनसे अगर ज़्यादा हो तो उनको नगरीय समुदाय कह दिया जाता है। लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। कैसा होता है? वहाँ के नगरीय समुदाय के लोगों का जो जीवन स्तर होता है ये ऊंचा होता है, तथा वहाँ की संस्कृति और सभ्यता आधुनिक होती है। वहाँ की संस्कृति और सभ्यता क्या होती है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब मेरे प्यारे दोस्त नई होती है, ठीक है। क्या होती है? आपकी नई होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि बिल कॉक्स, कौन? बिल कॉक्स के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो, या जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो। ये आपके कौन कहते हैं? बिल कॉक्स महोदय जी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कि आप नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को ले सकते हैं। मतलब नगर के अंदर जो है आप उन क्षेत्रों को ले सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों को ले सकते हैं? जिनमें जनसंख्या का घनत्व क्या हो? प्रति वर्ग मील, मतलब 1 वर्ग मील। वो 1 वर्ग मील का मतलब आप समझे ना कि लंबाई में भी 1 वर्ग हो
1 मील हो और चौड़ाई में भी 1 मील हो, तो लंबाई और चौड़ाई 1-1 मील हो तो उसको क्या कह देते हैं, 1 वर्ग मील कह देते हैं। ये जब आपने मैथ वगैरह पढ़ी होगी तो आयत का क्षेत्रफल वगैरह निकाला होगा ना, तो वर्ग में वहाँ पे आता है, तो वही बता रहे हैं। तो बताते हैं कि प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक लोग रहते हों। कितने लोग रहते हों? 1000 से ज़्यादा लोग रहते हों मेरे प्यारे दोस्त। या फिर आप ये कह सकते हैं जहाँ पर वास्तव में कृषि नहीं होती हो, जहाँ पर कृषि ना होती हो, लोग कृषि के सहारे ना रहते हों, तो उसको आप क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उसको आप नगरों के अंतर्गत ला सकते हैं। उनको किसके अंतर्गत ला सकते हैं? नगरों के अंतर्गत ला सकते हैं। ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके मेरे प्यारे दोस्त बिल कॉक्स महोदय जी कहते हैं। बिल कॉक्स महोदय जी कहते हैं। ये आप यहाँ पर जान सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, कहीं ना कहीं पे जरूर पूछ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है M.K. स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? M.K. स्वामीनाथन जी ही भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे लिखते हैं कि हरित क्रांति से अभिप्राय देश के ऐसे संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों से अधिक उपज कर संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। ये आपके कौन बताते हैं? बताते हैं कि हरित क्रांति से हम प्राय देश के ऐसे संचित या असंचित कृषि क्षेत्रों से ले सकते हैं, मतलब के देश के ही कृषि क्षेत्र हों जिसमें अधिक उपज के लिए क्या करते हैं? संकर का मतलब आप समझ रहे हो ना, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड तथा बौने बीजों का क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके, ज्यादा उत्पादन हो। ठीक है, आगे लिखते हैं हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और गहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया है। मतलब बताते हैं जो हरित क्रांति है वो उच्च गुणवत्ता वाले बीज, मतलब बता रहे हैं कि जिसमें हम चीज़ों को ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, अपेक्षाकृत जो पहले के बीज हों उनसे ज़्यादा हम पैदा कर सकें, और उच्च गुणवत्ता वाले, उसमें ज़्यादा गुण पाए जाते हों। ठीक है, आगे बताते हैं रासायनिक उर्वरक जैसे खाद वगैरह होता है ना, डाई यूरिया ये सब डालते हैं। आगे लिखते हैं गहरी सिंचाई, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना हो सकता हो उसे उससे ज़्यादा ही दे। ठीक है, आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया, नवीन का मतलब होता है नई प्रक्रिया है। इस क्रांति को हाई यील्डिंग, क्या मेरे प्यारे दोस्त? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYBP के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति का दूसरा नाम मेरे प्यारे दोस्त क्या है? सदाबहार क्रांति है। क्या है? सदाबहार क्रांति। तो आप यहाँ पे आराम से हरित क्रांति के बारे में जानकारी ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 10वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में। तो लिखेंगे श्री जयप्रकाश नारायण ने 2 अक्टूबर 1977 को ग्रामीणों की भलाई के लिए, मेरे प्यारे दोस्त किनके? गांव वालों के भलाई के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसे अंत्योदय कार्यक्रम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे दोस्त? अंत्योदय कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे दोस्त? गांव के सबसे अधिक निर्धन परिवारों को लाभ देना रखा गया था। ठीक है, ये किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण जी ने 2 अक्टूबर 1977 को बनाया था कि कुछ गांव के लोग जो होते हैं, जो निर्धन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको क्या हो सके? लाभ मिल सके, इसी के लिए कार्यक्रम बनाया गया था। और इसके अंतर्गत गांव में जो सबसे कम धन वाले निर्धन लोग आप कह सकते हैं, अधिक निर्धन परिवारों को लाभ देने का जो है टारगेट रखा गया था। आगे लिखेंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते थे उन्हें चुनकर उनमें से कुछ को कृषि हेतु भूमि दी गई। ठीक है, मतलब बताते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करते थे कि जो परिवार क्या होते थे मेरे प्यारे दोस्त, गरीबी रेखा के नीचे होते थे, उन्हें चुनकर वो क्या करते थे, उनमें से कुछ को कृषि भूमि दी जाती थी, जिनके पास कृषि भूमि ना होती कृषि भूमि दी जाती थी, तथा भूमि के विकास में आने वाले कुल व्यय का 25 से 33.5% आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता था। पहले तो भूमि देते थे और भूमि देने के बाद मेरे प्यारे दोस्त क्या करते थे कि वहां पर जो लागत लग रही है, खाद बीज वगैरह से लेकर के जितनी भी वहां पे लागत आपकी लग रही है मेरे प्यारे दोस्त, उसका 25% जितना होगा। मान लीजिए जैसे 1000 रुपये लग रहा है तो उसका लगभग 250 रुपया हुआ, तो 250 रुपया से लेकर के 340 रुपये के बीच, 335
हाँ, 250 से लेकर के 335 रुपए के बीच जितना उनका हो सकता है वो उनको देने का प्रयास करते। अगर 1000 की लागत लगती तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम को क्या किया जा रहा था मेरे प्यारे दोस्त, अंत्योदय कार्यक्रम को लागू किया जा रहा था डॉक्टर कह रहे हैं श्री जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1977 के में आया था। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लगभग 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने मान लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये पार्ट 1 आपका हो गया है, पार्ट 2 फट से लेकर के आओ। हमने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया है, मज़ा आ गया है, पार्ट 2 लेकर के आओ। मैं पार्ट 2 फट से लेकर के आ जाऊँगा क्योंकि पीडीएफ्स आपके बिल्कुल तैयार हैं, बस उनके ऊपर हमें वीडियोज़ बनाना है। ठीक है, और आपके पेपर जिनके भी 19 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तैयारी करते रहो। 19-20 दिन का समय है, इतने दिन में तो पहाड़ चीरा जा सकता है। ये तो पेपर है। ठीक है, तो आराम से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।